हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ द डे। अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर बुक लास्ट लेसन, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से कि ये मैंने यहाँ लिख दिया, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस प्रकार से जब मैं घर से निकलता हूँ, स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ और मैं तेज़ी से जा रहा होता हूँ, तभी मुझे रास्ते में जो बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था, उसमें कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, जो कि ऐसा बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पर अक्सर जो सरकार की न्यूज़ थी उसको वहाँ पर लिखा जाता था, चाहे वो उनके देश की हार हो या फिर और कई प्रकार के जो सैनिकों का आदेश हो या ऐसे कोई प्रशिक्षण हो, उस संबंधित सारे नोटिफिकेशन उसी बोर्ड के माध्यम से आते थे। और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वे उनको देख करके लगता था कि आज फिर से कोई नोटिस आई हुई है हम सभी के लिए। बाय द वे उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ जाता है। और जब स्कूल पहुंचता है तो थोड़ा दूर पर अक्सर पहले क्या होता था, जब भी वो अपने स्कूल के पास पहुंचता था तो उसको स्कूल के शोर शराबे महसूस होते थे, जैसे बच्चों का शोर शराबा करना, पढ़ाई करना, टीचर्स की आवाज़ आना, बेंच खट इधर उधर होना, वो सब उसकी आवाज़ें सुनाई पड़ती। इससे लग रहा था कि हाँ, कॉलेज में बच्चे आ गए हैं और क्लास चलने लगी है। लेकिन आज जब वो पहुंचता है, बहुत नज़दीक पहुंचता है, अपने स्कूल के बगीचे के पास पहुंचता है, तब पर भी उसे किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे कि हमेशा संडे मॉर्निंग में हुआ करता था। संडे मॉर्निंग में क्या होता है, सारे बच्चे अपने घर में रहते हैं, तो किसी प्रकार की आवाज़ स्कूल से बाहर नहीं आती है। तो आज भी उसी प्रकार से लग रहा था कि कोई कॉलेज में है ही नहीं है। बाय द वे वो कॉलेज के नज़दीक पहुंचता है, विंडो के पास पहुंचता है और अंदर से पीप आउट करता है, अंदर झांकता है और देखता क्या है कि उसके टीचर थे, मिस्टर हैमल थे, वे एक आयरन रूल लिए हुए खड़े थे और टहल रहे थे। सारे बच्चे अपने अपने बेंच पर बहुत ही शांति से बैठे थे। वो डरा हुआ था क्योंकि अब उसको, राइटर को बहुत डर लग रहा था कि इस प्रकार से वो गेट से अंदर जाएगा, और उसको मालूम था कि उसके सर बहुत ही डेंजरस हैं, वो अक्सर उसको डांट लगाते हैं। और आज उन्होंने ये पार्टिसिपल लर्न करने के लिए भी दिया था और उसने लर्न नहीं किया है, तो वो सवाल जवाब पूछेंगे, डांट लगाएंगे, सबके सामने उसकी इंसल्ट करेंगे। बाय द वे वो किसी प्रकार से रूम में इंटर करता है और रूम में इंटर करते ही उसके टीचर मिस्टर हॉल उसको देख लेते हैं और बोलते हैं कि आओ बेटा, बहुत विनम्रता से, बहुत पोलाइटली बोलते हैं कि आओ बेटा, अपने मिस्टर हैमल बोलते हैं कि आओ बेटा, अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो उसको बहुत शॉक्ड होता है कि आज मेरे टीचर इतनी पोलाइटली क्यों बात कर रहे हैं। बाय द वे वो खुश होकर के जंप करके अपनी सीट पर बैठ जाता है और तभी वो दाएं बाएं देखता है, उसके सारे फ्रेंड्स लोग अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे, डरे हुए से बैठे हुए थे, बिल्कुल जैसे लग रहा था बहुत दुखी थे सारे लोग। और अचानक उसकी नज़र पीछे गई कि ही फेल्ट दैट समथिंग इज़ न्यू इन द क्लास टुडे, ही फेल्ट दैट एंड ही लुक्ड बैक। तब उसने देखा तो ही बिकम सरप्राइज टू सी द विलेजर ओल्ड पीपल वेर आल्सो सिटिंग बिसाइड द बैक बेंचेस। तो वो सोचता ये कौन लोग हैं, उसने गौर से देखा तो देखा क्या कि कुछ जो फार्मर पोस्ट मास्टर थे, फार्मर मेयर थे, भूतपूर्व मेयर थे या भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोग भी गांव के जो थे, वो भी उस पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता है क्यों बैठे। बाय द वे तभी मिस्टर हैमल अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर पोलाइटली, जिस प्रकार से मुझको बैठने के लिए कहा था विनम्रतापूर्वक, उसी विनम्रता से वो शुरू करते हैं और अपनी बात को बताते हैं कि आप सबको मालूम ही है कि आदेश आया हुआ है कि अब ये इस ज़िले के स्कूलों में जर्मनी के टीचर्स पढ़ाएंगे और वो कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए आज मेरी आखिरी क्लास है, आज मेरा आप लोगों के बीच में आखिरी लेक्चर है। तो ये सुन करके सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो राइटर हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से निकल पड़ता है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। अब क्या होता है व्हाट अ थंडर क्लैप, क्या थंडर क्लैप है, कहते हैं व्हाट अ थंडर क्लैप। यह शब्द मेरे लिए बिजली की तरह कड़कड़ाहट की तरह था। अर्थात ये शब्द सुन करके मैं बिल्कुल अचंभित हो गया था। आई बिकेम सरप्राइज टू हियर दीज वर्ड बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड, आई होप्ड
I hope that my teacher will always teach me and he always motivate me. But when I heard that from after today my teacher will not be here and the new teacher that were from outside the country, they will teach me. So वो बिल्कुल बिजली की तरह उसके धड़कनें तेज़ हो गई, वो बिल्कुल परेशान सा हो गया है. ओह द wretches that was what they had put up at the टाउन हॉल. कहते हैं वो मन में कहता, ओ अरे अभागे लोग जो सभागार में उन्होंने लगभग यही लगाया रहा होगा. अर्थात जो वहाँ पर टेबल में वो जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर भीड़ लगी थी, तो लेखक तुरंत समझ गया कि अच्छा इसीलिए वहाँ पर भीड़ लगी थी, कोई नया आदेश आया हुआ है इसीलिए वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. माई यहाँ से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. यहाँ से बढ़ते हैं. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स eggs or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago. So why to carry my grammar and my history of the sands were old friends now that I couldn't give up. पढ़ते हैं. My last French lesson, why I hardly knew how to write. कहता है कि मेरे लिए कितना कठिन था. कहते हैं कि फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ, अरे मैं मुश्किल से ही लिख और जान पाया था. अर्थात मैंने बड़ी मुश्किल से लिखना पढ़ना सीखा था. अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा वही, और उसी समय मुझे रुक जाना होगा. अर्थात मैंने बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ें सीखी है. कैसे मैंने सीखा है मैं ही जानता हूँ. मैं पाठ याद ना करके क्या करता था, सीकिंग बर्ड्स eggs आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. मैं पाठ ना पढ़ने के बजाय पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने में कितना दुखी था. जब मैं सोचता हूँ कि मैंने पूरा समय तो घूम टहल कर बर्बाद कर दिया और आज मेरी भाषा को पढ़ने का मेरा अंतिम दिन है, तो मैं बहुत दुखी हूँ. मेरे राइटर मेरे टीचर बता रहे हैं कि दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ मी टू यू. सो आगे बताते हैं कि माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो. अर्थात वे पुस्तकें जो मुझे पहले भारी प्रतीत हो रही थी, मुझे कष्ट दे रही थी, बड़ी समस्या दे रही थी, और सो हैवी टू कैरी, जो ले जाने में इतना भारी था. माई ग्रामर, मेरी व्याकरण. माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स, जो साधु महात्माओं की जो इतिहास है. वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. मेरी जो व्याकरण और संतों वाला इतिहास अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी, जिन्हें मैं क्या नहीं करना चाह रहा था, त्यागना नहीं चाह रहा था, मैं उनको छोड़ना नहीं चाह रहा था. अर्थात अभी तक तो मुझे इनकी वैल्यू नहीं मालूम थी. जब मुझे लगा कि अब मुझे बिना इन किताबों के रहना पड़ेगा, तब मुझे एहसास हुआ कि रियली दीज बुक्स वे आर माई बेस्ट फ्रेंड. इसलिए अब मुझे उन किताबों से दूर जाना, मुझे अपने मित्रों से दूर जाना प्रतीत हो रहा था. आगे बढ़ते हैं. एंड मिस्टर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. कहते हैं जब मुझे ये मालूम चलता है कि हैमल के बारे में भी जब मैं विचार करता हूँ कि वे अब जा रहे हैं हमारे पास से, मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूँगा. मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने वो सख्त मिजाज के थे, इस बारे में सब कुछ भुला दिया मैंने. आज मैंने उनके जितने भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एटीट्यूड थे टुवर्ड मी, मैं उन सबको भूल चुका हूँ. आज मुझे वे सिर्फ एक अच्छे गुरु के तरह प्रतीत हो रहे थे और मैं उनसे दूर जा कर के, या वो मुझसे दूर जा रहे थे, इस बात का मुझे बहुत खेद था, कष्ट था, मलाल था. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. पुअर मैन, इट वॉज इन
honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood. कहते हैं बेचारा आदमी, जिस टीचर के लिए है, बेचारे गुरु जी के लिए है कि बेचारे टीचर के लिए है, पुअर मैन, बेचारे आदमी या मेरे बेचारे गुरु जी. It was the honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood. इस अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवार की सुंदर पोशाकें पहन रखी थी और अब मैं समझ गया था. अब मैं उनके बारे में समझ गया था. क्या समझ गया था? देखते हैं. कहते हैं कि अब मैं उनके बारे में समझ गया था. चलिए भाई, क्या समझ गए थे देखते हैं. क्या समझ गए थे कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वी आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि पीछे वाली बेंचेस पर कुछ बूढ़े लोग क्यों बैठे हुए हैं. वो समझ गए थे कि गांव के बुज़ुर्ग लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए हैं. इट वॉज बिकॉज दे वे आर सॉरी. ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी बहुत दुखी थे. टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे स्कूल नहीं जा सके थे. कहते हैं कि उनको इस बात का बहुत दुख था कि वे कभी स्कूल तो नहीं गए, आज अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं. तो वो बहुत दुख वाली बात है कि अब उनके बच्चे भी अपने देश का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे, अपने देश का भूगोल नहीं पढ़ पाएंगे, अपने देश का लिटरेचर नहीं पढ़ पाएंगे, साहित्य नहीं पढ़ पाएंगे. इस बात को लेकर उनको भी दुख था. उनको इस बात का भी दुख था कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे. इट वॉज दैट वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. कहते हैं हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की ईमानदारी पूर्ण सेवा के लिए यह उनके लिए धन्यवाद जैसा था. जो देश अब उनका नहीं था, उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था. वे आकर के अपने उन गुरु के सामने एक शिष्य के रूप में पीछे वाले बेंचेस पर बैठ करके उनको सुन रहे थे, जिस प्रकार से एक शिष्य से सुनता है. अर्थात उन बुज़ुर्ग लोगों ने भी उन अध्यापक को सम्मान दिया था कि आप हमारे लिए गुरु हैं और गुरु ही रहेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. वाइल शुरू करते हैं आगे, यहाँ समझिएगा. While I was thinking of all this, I heard my name called. कहते हैं जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी मेरा नाम पुकारा जाता है. It was my turn to recite. अब बोलने की मेरी बारी थी. रिसाइट करना मीन्स क्या? एक्सप्रेस अवर थाउट, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना. अब मेरे विचारों को प्रकट करने की बारी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. कहते हैं बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के जो डेंजरस नियम थे उसको पूरा पूरा जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था. अर्थात मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे पहले से मालूम होता कि आज मेरा लास्ट क्लास है, मेरे सर का लास्ट लेक्चर है, सच में मैं जो भी सर ने काम दिया था पूरी ईमानदारी से याद कर लेता और उनके कहने पर तुरंत खड़ा होता और कठिन से कठिन जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, उन सबको एक बार में बोल डालता. लेकिन काश मुझे दोबारा मौका मिलता, जो कि मुझे नहीं मिलने वाला है. इसीलिए बहुत दुखी हो रहे हैं. कह रहे हैं कि what would I not have given to be able to say the dreadful rules for the participle all through very loud and clear and without वन मिस्टेक. बिना किसी एक भी गलती के मैं जोर आवाज़ में पार्टिसिपल के सारे सिद्धांतों को बता डालता. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. लेकिन गलती क्या थी? मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया, क्योंकि मैंने तो पढ़ा था नहीं. मैं पहले शब्द पर ही रुक गया, उलझ गया, नहीं बोल पाया. एंड स्टूड देयर, और शांति से खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने मेज को पकड़ करके. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट तेज़ी से बीट कर रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने सामने अपने सर को देख सकूं, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था दिस इज़ माई लास्ट लेक्चर ऑफ लाइफ फॉर यू.
एंड फ्रॉम टू नेक्स्ट डे द जर्मन टीचर विल टीच यू। तो इस बात को लेकर के उन्हें बहुत अफसोस था। ही वॉज वेरी हार्टफुल that really this is the last class of his teacher and he is unable to answer that was given already to him to learn as a homework। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, कहानी समझ में आएगी आपको। ठीक है, हाँ, आई हर्ड से यहाँ समझिएगा, ये पैराग्राफ। आई हर्ड माई मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल मुझे कुछ कह रहे हैं। मैंने क्या सुना? आई विल नॉट स्कॉल यू लिटिल फ्रेंड्स, कहते हैं कि हे छोटे फ्रेंड्स, मैं आज आपको डांट नहीं लगाऊंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, आप पहले से ही अपने आप में बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, अर्थात आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सी, देखो, हाउ इट इज़, यह कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रत्येक दिन हमने खुद से कहा है, वाह, आई विल प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमने हमेशा से अपने लिए कहा है क्या? अरे बहुत समय है अपने पास, तो कल पढ़ लेंगे। बट रिमेंबर, आई विल लर्न टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा, हमेशा लोगों के अंदर ख्याल आता है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब सोचो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज हमारी लास्ट क्लास है। ओह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सैक, यह अल्सैक के लिए एक भयानक भय वाली बात है। अल्सैक जो ज़िला है, कहते हैं उसके लिए हम अल्सैक के साथ यही बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? शी पुट्स ऑफ लर्निंग इट टुमारो, कहती है वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। अल्सैक है, कोई लड़की का नाम है, कहते हैं कि वह भी हर चीज़ कल के लिए छोड़ देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू टू, कहते हैं कि अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। ऐसा कैसे है? लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ठीक, कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल लर्निंग इज टू, कहते हैं हैव द राइट टू से यू हाउ इट इज़, कि यह कैसे है। आर यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कहते हैं तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी कर सकते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम ना तो अपनी भाषा लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आएगी कि अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। कैसा अधिकार होगा? कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी कर सकते हो और फिर तुम ना तो अपनी भाषा लिख सकते हो और ना ही अपनी भाषा बोल सकते हो। तुम्हें तो ठीक से भी बोलना भी नहीं आता है, तुम्हें तो लिखना भी नहीं आता है। जो बाहरी लोग आएंगे उनकी अपनी अलग भाषा होगी, वो अपने अलग भाषा पढ़ाएंगे आपको, तो आपको तो फिर कह सकते हो ना कि भैया हमको तो आपकी भाषा आती नहीं है, हम आपके सवालों के जवाब कैसे देंगे, हम आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सामने वाला क्या सोचेगा? हो सकता है भाषा बदल गई है, बच्चे को परेशानी तो हो गई ही, लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि आपकी मदर लैंग्वेज भी आपको ठीक से नहीं आती है। कमी किस में रह गई थी? कल कर लेंगे में आपने समय का सही टाइम पर राइट यूज़ नहीं किया है, मिस यूज़ किया है। एंड नाउ यू आर फीलिंग द वैल्यू ऑफ टाइम बट स्टिल लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलिस, एलिस के साथ यही एक ट्रबल है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग इट टुमारो। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाउ इट इज़ ना, यहाँ से यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। यहाँ तक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन हे लिटिल फ्रेंड्स, याद रखो, कहते हैं किंतु हे नन्हे फ्रेंड्स, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ तुम ही अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो ये सोचते हो कि कल कर लेंगे। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सब के पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं।
हम सब में बहुत सारे दोष हैं, हम सबको अपने दोषों को दूर करना है। हम सिर्फ दूसरों के दोष को देखते हैं, अपना नहीं। हम सब दोषी हैं इस चीज़ के लिए, हमें सबको सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलाने के प्रति अत्यधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल। वे तुम्हें किसी फार्म या फिर किसी आरा मशीन में काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, किस लिए? जिससे कि तुम कुछ पैसे भी कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय कभी कभी फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है? एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिश, और तब मैं फिशिंग के लिए चला जाता था। डिड आई नॉट जस्ट गिवन यू हॉलीडे, और क्या मैंने तुम्हें उसके लिए छुट्टी नहीं दी है? अर्थात कभी कभी मैं मछली पकड़ने के लिए चला जाता था और स्कूल को बंद कर दिया करता था, छुट्टी कर दिया करता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग आई डिड जस्ट गिव यू हॉलीडे। आगे बढ़ते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब कहते हैं देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी बातें करते करते एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह कहने के लिए, क्या कहते थे? कहने के लिए यह बहुत ही सुंदर, क्या है? कहने लगे कि यह बहुत ही सुंदर, देखते हैं क्या है। यह बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार में। एम हैमेल बताते हैं कि फ्रांसीसी भाषा के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक तर्क संगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे हम अपने बीच सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसे कभी भूलना नहीं चाहते हैं। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम भले किसी देश के गुलाम हो गए हैं, वो अपने मर्ज़ी से हमें अपनी भाषा सिखाएगा, लेकिन हमें याद रखना है कि हमें अपनी मातृभाषा को जिंदा रखना है, जिससे कि आज नहीं तो कल हम उनके खिलाफ लड़ सकें और अपने मातृभूमि को आज़ाद करा सकें। Because when a poor are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to other prison. क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, तब जब वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, तो ऐसा होता है मानो की ऑफ देयर प्रिजन, कि मानो जेल की चाबी उनके पास है। अर्थात हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी मातृभाषा को अपने अंदर ज़िंदा रखेंगे, आपस में उसी भाषा में बात करेंगे, तो आपके अंदर वो फीलिंग्स आएगी जैसे कि आज नहीं तो कल हम इस गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमारे सामने उसको पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं यहाँ देख करके आज बहुत चकित हो रहा था कि कितनी अच्छी तरीके से आज मैं समझ रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच इन माई क्लास। तो डेफिनेटली आई वॉज केयरफुल and concentrately I was listening and understanding my teacher. So when I will understand, when I will concentrate my mind to the class and listen to the teacher carefully, then definitely I will understand the words. तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने टीचर की सारी बात को समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिस इज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन अवर माइंड, कि हम जब कोई चीज़ को गौर से समझेंगे तो हमारे समझ में आएगी, ये चीज़ को हम गौर से नहीं समझेंगे तो मिस कर जाएगा।
यस, आगे लेट्स प्रोसीड। ऑल, यहाँ है, ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। कहते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे सर समझा रहे थे वो मुझे बहुत सरल और बहुत सरल लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैंने भी यह सोचा था कि मैंने आज तक कभी भी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट्स ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने हर चीज़ को धैर्यपूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट भी नहीं किया था। ठीक है, मैं तो बहुत सावधानी सुन रहा था, साथ में जो हमारे टीचर मिसेस हैमल थे, मिस्टर हैमल थे, वो भी बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत स्लो साउंड में, बहुत रिलैक्स होकर के अपनी बातों को हमारे सामने प्रकट कर रहे थे। इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट था कि वो हमारे माइंड में सेट हो रहा था। फिर बताते हैं, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बेचारा जाने से पहले जो कुछ जानता था सब हमें बताना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, आगे बढ़ते हैं, आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ शुरू होता है। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ शुरू होता है। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन मिस्टर एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी, नई पुस्तकें थी, नई कॉपियाँ थी। आज वो हमारे लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर के आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंच आल्सैक, फ्रांस आल्सैक। कहते हैं जिस पर सुंदर, एक प्रकार से वक्राकार बोलेंगे इसको, राउंड मीन्स वक्राकार या घुमावदार या गोल गोल या वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा हुआ था फ्रांस अल्साक, फ्रांस अल्साक, ये लिखा हुआ था। ठीक है ना, चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड। हाँ, दे, यहाँ से है, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स। वे ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय की उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, ऐसा लग रहा था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। और जो हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटके हुए थे, कहते हैं काश हम सभी देखते कि सभी किस तरह से अपने अपने काम में जुटे हुए थे। कितना शांत था वातावरण। बस वंस मोर बैटल फ्लो ऑन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। कहते हैं एकमात्र कागज पर पेनों की रगड़ की आवाज़ें आ रही थी और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। Not even a little ones who worked right on tracing their fish hoods as if that was French too on the roof of pigeons coo very low। कहते हैं वहाँ पर कुछ पिजन थे, कुछ पिजन कबूतर के घूं घूं करने की आवाज़ें आ रही छत पर, बहुत धीरे धीरे करके। घुटर घूं शब्द क्या बोलते हैं, घुटर घूं, पिजन जो है घुटर घूं की आवाज़ करते हैं। घुटर घूं की आवाज़ें भी उधर गौर नहीं कर रहा था, कोई भी उधर ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Where I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at the thing। कहते हैं कि हमने कुछ नहीं, बस जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने देखा कि मिस्टर एम हैमल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे और वे जब भी कोई चीज़ को देखते थे तो एकटक उसी चीज़ को देखते रहते थे। देन एट अनदर, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ को एकटक देखते रहते, अर्थात बहुत ही हर चीज़ को इतनी
क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसा लग रहा था कि अब वो उस चीज़ को दोबारा नहीं देख पाएंगे। उनको भी उस चीज़ का बहुत कष्ट हो रहा था कि आज के बाद वो अपने कॉलेज या अपने स्कूल से जाने वाले हैं। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स्ड हिज माइंड जस्ट हाउ दैट लिटिल स्कूल रूम मीन्स, उस छोटे से कमरे में वह अपने प्रत्येक वस्तु को ठीक ढंग से देखना चाह रहे थे। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। कहते हैं कि ज़रा सोचिए 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे, उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर और उनकी कक्षा उनके सामने बिल्कुल ऐसे लगती थी, केवल मेज और कुर्सियां घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे के अखरोट और अन्य चीज़ें भी लंबे हो गए थे, लेकिन वे उसी प्रकार से उम्र का आखिरी पड़ाव जीते गए। आगे पढ़ेंगे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।